हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अगर आप 10+2 के स्टूडेंट्स हैं और आपको अभी लॉकडाउन में अपने इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने में परेशानी हो रही है तो ये आपके लिए है। आप जानते हैं कि 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। रेनबो पार्ट 2 का पहला जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसके 2 पार्ट्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आज ये तीसरी वीडियो होगी। अलग अलग वीडियो में छोटे छोटे टुकड़ों में करके मैं इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो 2 वीडियोज़ आपने देख लिए हैं, ये 3rd वीडियो, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप सारे के सारे वर्ड्स और उनकी मीनिंग आप याद रखें। तो मैं आपको ये वर्ड्स दे रहा हूँ, इनके मीनिंग भी मैं दे रहा हूँ। इनको आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और कोशिश करें कि ये सारे वर्ड्स आप प्रिपेयर करके रखें, लर्न करके रखें, ताकि जब मैं टेक्स्ट पढ़ाऊँ तो टेक्स्ट को पढ़ने में आपको सुविधा हो। याद रखना है कि लिटरेचर है और लिटरेचर को समझने के लिए वर्ड पार काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और जितना अच्छा आपका वर्ड पार होगा उतना ही ब्रॉडर वे में आप किसी भी टेक्स्ट के एक्सप्लेनेशन को आप समझ सकते हैं। तो ये वर्ड से सबको आप नोट करके रखें। आइए ये 3rd वीडियो में रेनबो पार्ट 1 के पहले चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के कुछ पार्ट्स को पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सो गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। पिछले वीडियो में 2 पैराग्राफ्स हम लोग पढ़ चुके हैं। 3rd पैराग्राफ आज शुरू हो रहा है। ये तीसरी वीडियो है जो कि आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के आप पढ़ रहे हैं। पहले मैं रीडिंग डाल लेता हूं। 3rd पैराग्राफ, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। Performance of duty and observance of morality are convertible terms. To observe morality is to attain mastery over our minds and our passions. So doing, we know ourselves. The Gujarati equivalent for civilization means good conduct. इस 3rd पैराग्राफ में महात्मा गांधी ने एक प्रश्न का उत्तर दिया है कि ये सिविलाइजेशन है क्या, सभ्यता कहते किसको है। तो इन्होंने कहा कि सभ्यता आचरण की वह पद्धति है जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग बताती है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। आगे ये कहते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। ड्यूटी को परफॉर्म करना और मोरलिटी को ऑब्जर्व करना, ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं और आप नैतिकता को कितना ज्यादा पालन करते हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में अनैतिक मार्ग पर भी चल पड़ते हैं। तो हर वक्त ये कहना कि मैं अगर अपने कर्तव्य की पूर्ति कर रहा हूं या अर्थात मैं नैतिकता का भी पालन कर रहा हूं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और इन दोनों को समझना होगा। तो आगे ये समझाते हुए कह रहे हैं गांधी जी की, टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। अगर आप मोरलिटी को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, मोरलिटी अर्थात नैतिकता का पालन करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, तो आपको अपने माइंड्स और अपने पैशंस पर कंट्रोल करना होगा। मनुष्य को अपने मस्तिष्क और अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना होगा। जब हम अपने माइंड्स और अपने पैशंस को कंट्रोल कर लेते हैं तो ये 100% सत्य है कि हम मोरलिटी को प्राप्त कर लेते हैं। नैतिकता को प्राप्त करने के लिए जो पहला स्टेप आपको लेना है इन योर लाइफ, तो आपको ये करना है कि अपने माइंड को कंट्रोल करना है। माइंड क्या कहता है, हमेशा उस ओर नहीं जाना है। पैशंस हमारी क्या है, इच्छाएं हमारी अनंत हैं, उसको पूर्ति की ओर अग्रसर नहीं होना है। पहले आपको ये समझना है कि आपको अपना माइंड अपने वश में लेकर चलना है, तभी जाकर आप नैतिकता को प्राप्त कर सकते हैं। ये गांधी जी कहते हैं। सो डूइंग वी नो आवरसेल्व्स। और जब आप अपने माइंड्स और अपने पैशंस पर कंट्रोल कर लोगे तो आप अपने आप को पहचान पाओगे, स्वयं को पहचान पाओगे, स्वयं के वजूद को पहचान पाओगे। जितना वक्त हम औरों को पहचानने में लगा दे रहे हैं अपनी जिंदगी का, उसका 50% अगर हम स्पेंड करें खुद को रियलाइज करने में, अपनी लिमिटेशंस और अपनी कैपेसिटी को समझने में, तो हम वास्तव में क्या हैं, कहाँ हैं, कौन है और क्यों है, इन तमाम प्रश्नों का उत्तर अपने अंदर ढूंढ सकते हैं। ये गांधी जी का कहना है। गुजरात के चूंकि ये रहने वाले थे,
तो गुजरातियों के बारे में एक लाइन इन्होंने लिखा है कि अगर किसी गुजराती से ये पूछा जाए कि सिविलाइजेशन क्या होता है, तो एक गुजराती सिविलाइजेशन को गुड कंडक्ट के रूप में लेता है। गुजरातियों का कहना होता है कि अच्छा आचरण ही सभ्यता होता है, और ऑफ कोर्स ये अच्छी बात है। फोर्थ पैराग्राफ, इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else, and this is as it should be। तो कहते हैं कि अगर मेरी ये डेफिनेशन, जो अभी मैंने सिविलाइजेशन को डिफाइन किया, अगर मेरी ये डेफिनेशन सही है तो इंडिया को किसी दूसरे कंट्री से कुछ भी सीखने की जरूरत है ही नहीं, और भारत को जैसा होना चाहिए वैसा भारत है, और जैसा है वैसा ही होना चाहिए। प्लीज आप इसको केयरफुली जरा सुनिए, सोचिए। इंडिया इज एज इट शुड बी एंड इंडिया शुड बी एज इट इज। तो कहते हैं ना कि जैसा, अब आप अपने आप पर एग्जाम्पल ले लो कि आपको जैसा होना चाहिए वैसा आप हो, और जैसा आप हो वैसा ही आपको होना चाहिए, तो फिर आपको किसी से सीखने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी भाई। तो वही इंडिया के बारे में कहा जा रहा है कि इंडिया नीड नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, फ्रॉम एनी अदर सिविलाइजेशन। किसी से कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। भारत को जैसा होना चाहिए वैसा भारत है, और जैसा भारत है वैसा ही भारत को होना चाहिए। पैरा नंबर 5, we notice that the mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants, and still remains unsatisfied. The more we indulge in our passions, the more unbridled they become. Our ancestors therefore set a limit to our indulgences. They saw that happiness was largely a mental condition. ये पैरा नंबर जो 5 है, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे माइंड को डिफाइन किया गया है। कह रहे गांधी जी की द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। आप देखेंगे कि ये जो मस्तिष्क है यह एक चंचल चिड़िया के समान होती है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। जितना ही हमारे माइंड को मिलता है ये कहता है कि मुझे और चाहिए, और जितना ही आप इसको देते हो उतना ही ज्यादा ये और असंतुष्टि व्यक्त करता है। जैसे एक चंचल चिड़िया एक जगह पर बैठी नहीं रह सकती, फुदक 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 करते रहती है, इस डाल से उस डाल पर, उस डाल से तीसरे डाल पर, तीसरे डाल से चौथे डाल पर, उसका यही काम है। वही काम हमारे माइंड का है। हमारा माइंड भी चंचल चिड़िया के समान इधर उधर किए रहता है और हमें परेशान रखता है। ये बार बार आपसे डिमांड करता है, और अगर आप इसकी डिमांड को पूरा करोगे तो ये और ज्यादा डिमांड करता है, और ज्यादा पूरा करोगे तो और ज्यादा डिमांड करता है। फिर भी कभी भी ये माइंड आपको सेटिस्फैक्शन नहीं लेने देता। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। आप जब कोई पैसा नहीं कमा रहे होते हो तो आपको लगता है कि 10,000 रुपीज अगर पर मंथ में कमा रहा होता तो मेरी लाइफ बड़ा सुखद हो जाती। चलो भाई, आपकी जॉब लगती है और आप 10,000 रुपीज पर मंथ कमाना शुरू कर देते हो। जब ही महीने की आखिरी तारीख को 10,000 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट होने लगा, पहले आपको लगा था कि आपकी लाइफ सुखद हो जाएगी, अब आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी, लेकिन वहीं पर आपकी थिंकिंग चेंज होनी शुरू हो जाती है और 10,000 आने पर अब संतुष्टि नहीं बल्कि अब हम 20 के बारे में सोचते हैं। 20 भी आना शुरू हो गया, सीधे इंटू 2 करते हैं, 40 के बारे में सोचते हैं, संतुष्टि मिली नहीं मिली, 80 के बारे में, 160 के बारे में। अब ऐसे करते करते अनलिमिटेड वांट्स हमारे हो जाते हैं और माइंड हमारा अनलिमिटेड सोचने लगता है। माइंड हमसे बहुत ही ज्यादा मांगने लगता है और यही कारण है कि मस्तिष्क एक चंचल चिड़िया के समान होता है। इसको आप जितना ही दीजिएगा उतना ही अधिक यह आपसे मांगेगा और कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। यह बात हमारे पूर्वजों को मालूम था कि जितना ही ज्यादा हम अपने इच्छाओं में संलिप्त होते जाएंगे उतना ही हमारी इच्छाएं अनब्रिडल्ड होती जाएंगी, मतलब बेलगाम हो जाएगी। और घोड़े की लगाम जब तक आपके हाथों में होता है तभी तक वो लगाम आप संभाल पाते हैं। अगर लगाम छूट जाएगा तो घोड़ा आपका किस दिशा में जाएगा
ये कोई निश्चित नहीं होता। गीता के उपदेश में भी हमने देखा है कि सारथी के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सारथी जब आप बनते हैं तो आपको अश्वों को नियंत्रित करना होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में, हमारे शरीर में ईश्वर ने हमें जो 5 ज्ञानेंद्रियां दी है वो अश्व है, और हमें उन्हें उनका सारथी बनना होगा, नहीं तो वो अनब्रिडल्ड हो जाएंगे, बेलगाम हो जाएंगे और फिर इधर उधर जाएंगे और हमें गलत रास्ते की ओर लेकर चले जाएंगे। इन्हीं तमाम बातों को देखते हुए हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन लोगों ने क्या किया, तो उन लोगों ने हमारी इच्छाओं का एक लिमिट सेट कर दिया। हमारी इच्छाओं को बता दिया कि एक लक्ष्मण रेखा है, इस लक्ष्मण रेखा के पार आपको नहीं जाना है। हमारी इच्छाओं को बांध के रख दिया कि इतना ही इच्छा पूरी हो जाने के बाद मनुष्य को अब लालच नहीं करना। और हमारे जो पूर्वज थे वो लालच नहीं करते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि मनुष्य जितनी भी इच्छाओं को पूरी करता है उसका मकसद यही होता है कि वो खुशी पाना चाहता है। और हमारे पूर्वजों ने देखा ये खुशी है क्या, व्हाट इज दिस हैप्पीनेस। तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि हैप्पीनेस तो कुछ है ही नहीं, यह हैप्पीनेस तो एक मेंटल कंडीशन है। अगर मन में हम एक बार मान लें कि हम खुश, तो हम खुश हैं, और अगर मन में एक बार हम ये बैठा लेते हैं कि हम ना खुश, तो हमारी जिंदगी में कभी हमें खुशी नहीं मिल सकती, दुनिया की कोई ताकत हमें खुश नहीं कर सकती है। अर्थात मन से मानना पड़ता है। 10 रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी खुशी से अपनी जिंदगी को जी सकता है जितना 10 करोड़ कमाने वाला व्यक्ति। यह मन की सोच होती है। अर्थात जीवन में जितनी आपकी इच्छाएं हैं उनको जितना हो सके कम करें, और जो पूर्ति हो जाती है उसमें आप संतोष करें, और उस संतोष में खुशी को ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि खुशी एक मेंटल कंडीशन है। यह हमारे पूर्वज जानते थे। पैरा नंबर 6, और आज के इस वीडियो के लिए यह आखिरी पैराग्राफ होगा जो मैं अब आप लोगों को पढ़ाता हूं। पैराग्राफ 6, A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. The rich are often seen to be unhappy, the poor to be happy. Millions will always remain poor. Observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures. We have managed with the same kind of plow and as existed thousands of years ago. We have retained the same kind of cottages that we had in former times, and our indigenous education remains the same as before. We have had no system of life corroding competition. Each followed his own occupation or trade and charged a regular wage. It was not that we did not know how to invent machinery, but our forefathers knew that if we set our hearts after such things, we would become slaves and lose our moral fiber. They therefore, after due deliberation, decided that we should only do what we could with our hands and feet. They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet. 6 पैराग्राफ में हैप्पीनेस को डिफाइन करते हुए महात्मा गांधी बता रहे हैं, कोई मनुष्य सिर्फ इसलिए खुश नहीं हो सकता क्योंकि वो रिच है, और कोई मनुष्य सिर्फ इसलिए सैड नहीं हो सकता क्योंकि वो पुअर है। अमीरी और गरीबी खुशी का पैमाना नहीं हो सकती। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग कि अगर कोई ये कहता है कि द रिच आर ऑलवेज हैप्पी एंड द पुअर आर ऑलवेज अनहैप्पी। आई नेवर एग्री विद दोज पीपल एंड यू कैन नॉट बी एग्री विद देम। आवर प्रॉपर्टी कैन नॉट बी द क्राइटेरिया ऑफ आवर हैप्पीनेस। अगर ऐसा होता तो अमीर हमेशा खुश होते और गरीबों को नींद नहीं आती। लेकिन आपने देखा होगा कि रिच अक्सर अनहैप्पी होते हैं और पुअर अक्सर हैप्पी होते हैं, और लाखों ऐसे लोग हैं जो हमेशा पुअर रह जाएंगे। तो क्या इसका मतलब ये नहीं, क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो कभी खुश नहीं होंगे? इनफैक्ट अगर हकीकत देखने की कोशिश की जाए तो जिसके पास जितनी दौलत है उतना ही ज्यादा टेंशन है, और जिसके पास जितना ही टेंशन होगा उससे खुशी उतनी ही दूर भागती जाएगी। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो एक गरीब आदमी कहीं ज्यादा चैन की नींद सोता है। एक अमीर आदमी के डाइनिंग टेबल पर आप जाकर देखो, अनेकों प्रकार के पकवान उसके सामने रखे होते हैं, किंतु अक्सर ऐसा आप देखेंगे
कि जिनके पास बहुत ही ज़्यादा दौलत है उनको कई बीमारियों ने जकड़ रखा है। डॉक्टर्स ने उनको प्रिकॉशंस लेने को कहा है। मीठा नहीं खा सकते, डायबिटीज़ है। तीखा और मसालेदार नहीं खा सकते क्योंकि एसिडिटी है। हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है। ऐसे इतने सारे टेंशन्स के कारण डिजीजेज है उनकी बॉडी में कि वो तमाम पकवान होने के बावजूद उसका सेवन नहीं कर सकते। और अगर ठेठ में बिहारी भाषा में कहूं तो एक गरीब आदमी माड़ भात बनाता है और हपच के खाता है और भरपेट एकदम दबा कर खाएगा। और एकदम जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, अगर खुशी को डिफाइन किया जाए तो जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है भरपेट खाना और भरपेट सोना। जिस किसी को भरपेट भोजन करने की इच्छा होती है और जो सोने के बाद एकदम गहरी निद्रा ले पाता है वो जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश है। ये खुशी का सबसे अच्छा डेफिनेशन है। और इस मामले में गरीब दौलतमंदों से कहीं ज्यादा आगे होते हैं। मेहनत करने के कारण उनको भूख भी अच्छी लगती है और इसी मेहनत के कारण उनकी नींद भी अच्छी लगती है। एक बहुत ही अरबपति खरबपति घर के किसी व्यक्ति को यदि आप किसी ऐसे जगह पर सुला दो जहां पर मच्छरों का वास हो, अगर एक आध मच्छर भी उनको काट लिया तो अगले दिन मलेरिया की शिकायत पक्का उनके शरीर में आ जाएगी। लेकिन आज भी जाकर आप देखो दलित बस्तियों में, गरीबों के घरों में जहां पर वो सोते हैं वहां पर उनके साथ सैकड़ों मच्छर भी उसी बिस्तर पर सोते हैं। पूरी रात उनको वो काट काट कर उनके ब्लड को सक करते रहते हैं। लेकिन सुबह होगी और बंदा खड़ा होगा, अपने हाथ पैर को झाड़ेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। न रात को जगा पाएंगे वो मच्छर उसको। सुबह में उठेगा वो सारे मच्छर हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएंगे लेकिन उस व्यक्ति को कुछ नहीं होगा। इतना ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर विकसित है। तो इस हैप्पीनेस के मामले में पुअर कहीं ज्यादा आगे हैं। गांधी जी ये डिफाइन कर रहे हैं। तो आगे कहते हैं कि इन सारी चीजों को हमारे एंसेस्टर्स ने ऑब्जर्व करते हुए हमें दूर रखा तमाम लग्जरीज और प्लेजर्स से। सुख सुविधा की हर एक चीज से हमको अलग रखा। हमने वही प्लाऊ यानी कि हल आज भी यूज किया है जो हजारों वर्ष पहले हमारे पूर्वज यूज करते थे। हमने वही कॉटेजेस यानी कि झोपड़ियां रहने के लिए चुना है, कुटिया रहने के लिए चुना है जो हमारे फॉर्मल टाइम्स में हमारे ऋषि मुनि और हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते हैं। हम वही अपने देसी शिक्षा को आज भी ग्रहण करते हैं जो कि सैकड़ों वर्ष पहले गुरुकुल में ऋषि मुनि अपने शिष्यों को दिया करते थे। हमारे पास जीवन में ऐसा कंपटीशन नहीं है कि हम एक दूसरे को पछाड़ने के लिए एक दूसरे की हत्या करें, कंपटीशन करें, उसको पीछे करने के लिए उसके पीछे पड़ जाएं, उसको पराजित करने के लिए तमाम तरीके का साम दाम दंड भेद अपना ले। ये सारा सिस्टम भारतीय सभ्यता नहीं सिखाती। सबको अपना अपना ऑक्यूपेशन दे दिया गया है, अपना अपना ट्रेड दे दिया गया है। सब अपना ऑक्यूपेशन और ट्रेड करते हैं और एक रेगुलर उनका पारिश्रमिक, उनका मेहनताना वो चार्ज करते हैं जिसकी बदौलत वो जीते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वजों को नहीं मालूम था मशीनरी इन्वेंट करना। हमारे पूर्वजों को मशीनरी बनाना नहीं आता था, ये गलत है। लेकिन हमारे पूर्वज ये जानते थे कि यदि हम मशीनरी के पीछे अपना दिल लगा देंगे तो हम उसके स्लेव यानी कि गुलाम बन जाएंगे और हमारा जो मोरल फाइबर है, जो हमारा नैतिक वस्त्र है, जो हमने नैतिकता का वस्त्र धारण किया है, इसको हम खो देंगे। इसलिए काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने के बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम वही करेंगे जो हम अपने हैंड्स और अपने फीट से कर सकते हैं। क्योंकि उनको मालूम था कि मनुष्य की रियल खुशी उसके हेल्थ में कंसिस्ट करता है। और हमारा हेल्थ कहाँ होता है? तो जब हम अपने हैंड और फीट का प्रॉपर यूज़ करते हैं तो हमारा हेल्थ अच्छा होता है। आज भी जाकर देख ले, गाँव में खेतों में काम करने वाले लोग, शहर में मौजूद किशोरावस्था का बच्चा जो 20 से 25 वर्ष का होता है और गांव में मौजूद 55 और 60 वर्ष के व्यक्ति, अगर दोनों के ताकत की तुलना करें तो गांव का 55 से 60 वर्ष की उम्र का व्यक्ति शहर के युवाओं से कहीं ज़्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि वो हमेशा अपने हैंड्स और फीट को यूज़ करता है। और हम सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि अगर हम अपने हैंड्स और फीट को कंटिन्यूसली यूज़ करते रहें तो हमारा हेल्थ अच्छा होगा। और यदि हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हैप्पीनेस की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत हमारा हेल्थ होता है और वही हमारी सबसे बड़ी खुशी होती है। तो आशा करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
लेकिन अगले वीडियो में अब आगे के टेक्स्ट मैं पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच।